नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जाना था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल क्या होता है, बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिटेल वाइज जानी थी। आज हम जानने वाले हैं विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो आपको एक बिंदु आवेश के कारण एक निश्चित बिंदु पर आप कोई टेस्ट चार्ज रखते हो, परीक्षण आवेश रखते हो, तो उस पर जो बल लगता है उसकी दिशा क्या होगी, वो दिशा बताने वाला कौन होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बताने के लिए हमारे पास एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आइए उनकी प्रॉपर्टी जानते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इनकी, और इन प्रॉपर्टीज में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, किसी भी एक प्रॉपर्टी पर आधारित कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम जानते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखें। वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हैं। ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा को निरूपित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। हमने जाना विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी उस आवेश का दबदबा कहलाता है, और उस आवेश का जो दबदबा है उसके कारण लगने वाला जो बल है वो एक निश्चित दिशा में होगा। ऐसा नहीं कि सभी दिशाओं में उस पर बल लगेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बल लगेगा। बल जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लगता है। यदि आपको कहीं कोई कहे दे कि इसको आप विस्थापित करो, तो या तो इसको इधर विस्थापित कर सकते हो, या इसको इधर ले जा सकते हो, या इसको इधर ले जा सकते हो, या इसको इधर ले जा सकते हो। ऐसा थोड़ी है इसको सभी डायरेक्शंस में आप एक साथ ले जाओ, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए बल की एक निश्चित दिशा होती है, उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की भी क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है। और वो दिशा बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो काल्पनिक रेखा है उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। वो स्पर्श रेखा किसकी दिशा बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। यानी ये जो काल्पनिक रेखाएं इन्हें क्या कहते हैं हम? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखो जानते हैं, जैसे कोई हमारे पास एक धनावेश है, बिंदु आवेश है, इसकी विद्युत बल रेखा कैसी होगी? तो इसकी विद्युत बल रेखा मेरे प्यारे दोस्त हमेशा अनंत की ओर जाती है, प्लस आवेश से निकलती है और अनंत पर जाकर वो खत्म होती है। तो हमेशा आप इसके सभी दिशाओं में से बना देना एरो। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको निरूपित करने के लिए एक एरो का इस्तेमाल किया जाता है, एक तीर का इस्तेमाल किया जाता है। एरो का हेड जो है, ये हेड जो है यानी तीर का जो सिर है वो किसको निरूपित करता है? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। किसके कारण? इस प्लस आवेश के कारण। किस बिंदु पर? यहां पर देखोगे इधर, यहां पर देखोगे इधर, यहां पर देखोगे इधर। ठीक है, तो हमेशा जहां पर भी बात को, यहां बात करोगे तो इधर, यहां पर बात करोगे इधर, यहां पर बात करोगे इधर, यहां पर बात करोगे इधर। तो प्लस आवेश के कारण सभी दिशाओं में, यदि आप इस दिशा में बात करो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहां पर बात करो ये दिशा होगी, यहां पर बात करो ये दिशा होगी। यानी इसके चारों तरफ जो बल रेखाएं हैं वो अनंत की ओर जाती हैं, यहाँ से स्प्रेड होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, यहाँ से फैलती हैं, इनका फैलाव होता है और कहाँ पर जाके खत्म होती है? ये
अनंत पर जाके खत्म होती है। इसी प्रकार यदि आपके पास ऋणावेश हो तो ऋणावेश पे क्या होता है, अनंत से बल रेखाएं आती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। तो यहाँ अनंत से मैं लेके आया, इधर भी अनंत होगा, इधर भी अनंत होगा, इधर भी अनंत होगा, इधर भी अनंत होगा, इधर भी होगा, यानी अनंत से विद्युत बल रेखाएं आएंगी और वो कहां पर जाके खत्म होगी, माइनस पर जाकर खत्म हो जाएंगी। तो बल रेखाएं इस प्रकार, और बल रेखाओं को निरूपित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एरो हेड का, ठीक है ना। ये एरो हेड किसको रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। आई बात समझ में, बना लो फुर्ती से, ठीक है। ऐसे ही हम फिर विद्युत बल रेखाएं और भी बनाने वाले हैं, यानी विद्युत बल रेखाएं वे रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। वास्तव में कोई विद्युत बल रेखाएं एक ऐसा तीर बनता हुआ दिखाई नहीं देगा आपको। ऐसा थोड़ी कि 11,000 वोल्टेज की लाइन जा रही है और उसके पास से तीर निकल रहे हैं बहुत सारे, जैसे राम जी ने दागे थे वैसे तीर निकल रहे हैं और वो आपके ऊपर आकर लगने वाले हैं। ऐसा कोई तीर वहां पर नहीं होता है। सिर्फ हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए इन्हें इमेजिन करते हैं, इनकी कल्पना करते हैं, और ये काल्पनिक है। ये जो तीर है ये हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताते हैं, जिससे हमें एक अनुमान लग जाता है कि विद्युत बल जो है इस दिशा में लगने वाला है। यदि प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की ओर फैलती हैं, अनंत पर जाकर वो खत्म हो जाती हैं। माइनस के कारण बात करो तो अनंत से आती हैं और माइनस पर आकर वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, मिल जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं हमेशा, चलो इसका लाइन लिखते हैं, ये डायग्राम आपने बना लिया, इसकी लैंग्वेज भी लिखते हैं। इसकी लैंग्वेज क्या है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से निकलकर अनंत पर मिलती है, तथा अनंत से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ऋणावेश पर मिलती हैं, यानी प्लस के केस में तो बाहर निकलेंगी, माइनस के केस में अंदर की ओर आएंगी। आप सीधी सी बात ये समझ लेना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बल रेखाओं के, इसकी परिभाषा लिखिए, वही बात, विद्युत बल रेखा पर, विद्युत बल रेखा पर, बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं पर खींची की जो स्पर्श रेखा वो किसकी दिशा को निरूपित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तीसरी बात, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं सबसे, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, स्टार है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद
नहीं करती हैं। क्योंकि ऐसा करने से कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी, एक से अधिक होंगी, आप ये कह सकते हो, एक से अधिक होंगी, जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है, यानी ये एक दूसरे को काटेंगी। इस तरह से दो बल रेखाएं हैं, यहां पर एक इस कटान बिंदु पर इस पर स्पर्श रेखा खींची, ये एक विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 आ गई। इस पर खींची, ये आ गई। बताओ, एक साथ हमारी मुंडी एक ही दिशा में हो सकती है? आपको कोई कहे कि एक टाइम पर आप दो दिशाओं में देख के बताओ, एक बार आगे एक बार पीछे, उसी टाइम पर दोनों दिशाएं आप नहीं देख सकते। एक बार आगे देख सकते हो, एक बार पीछे देख सकते हो। उसके लिए आपको अलग समय की आवश्यकता है ना? उस समय पर नहीं देख सकते, उस क्षण पर आप नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर एक ही होगी, एक से अधिक नहीं होगी। यदि यहाँ पर बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशाएं भी क्या होगी? एक से अधिक होगी। देखो यहाँ पर इस बिंदु पर क्या हो रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी बता रहा है, ये भी बता रहा है, जो कि दोनों नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, इसलिए गलत बात है। यानी ये बात पॉइंट से बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार सीबीएसई आरबीएसई का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछती है कि बताओ विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो आप उसका उत्तर क्या लिखोगे? क्योंकि यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को काटें, तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं एक से अधिक होंगी, जो कि संभव नहीं है। लिख दोगे इसे? चलो आगे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जहां बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होता है। जैसे ये बल रेखाएं आई, बताओ एक बिंदु है हमारा ए, एक बिंदु है बी, कहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा? बी पर। यानी ई बी क्या है? ई ए से क्या होगा? ज्यादा होगा। ई बी का मान ई ए से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ बल रेखाएं सघन है, यहाँ पर इनके बीच में दूरी ज्यादा है, यहाँ पर संख्याएं उतनी है पर ये दूर दूर है, ये पास पास है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आइए एक पॉइंट और देखते हैं। यदि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो। यदि विद्युत बल रेखाएं
एक दूसरे के समांतर हो तब विद्युत क्षेत्र नियत होता है। ये भी आपके बहुत काम में आने वाला है। ये जो प्रॉपर्टी है इसी पर आधारित हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। यानी बल रेखाएं समांतर, इसका मतलब सबके बीच की दूरी कितनी है, बराबर है। और सबके बीच की दूरी बराबर है तो आप नोटिस करोगे जैसे बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु ए की बात करो, बिंदु बी की बात करो, हर जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, बराबर है। चाहे यहां पर देखो, यहां पर देखो, कहीं पर भी देखो, विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा क्या मिलने वाला है, समान मिलने वाला है, बराबर मिलने वाला है, नियत मिलने वाला है। ये तो रही हमारी विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी। ठीक है, उनके गुणधर्म यानी विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। अब फिर समराइज करने की कोशिश करते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है, अनंत पर जाकर खत्म होती है। विद्युत बल रेखाएं अनंत से निकलती है, ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यदि ऐसा करेंगी तो एक दूसरे के प्रतिच्छेद बिंदु पर, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, या दो से अधिक काट रही है तो उतनी दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक ही दिशा संभव है एक बिंदु पर। नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है कि विद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे के समानांतर है तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है हमेशा नियत रहता है। और यदि विद्युत बल रेखाएं एक जगह पर सघन है, एक जगह पर दूर दूर है, विरल है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, जहां पर विद्युत बल रेखाएं सघन है वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा दूसरे पॉइंट की तुलना में। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। आगे बढ़े, चलो इन विद्युत बल रेखाओं को हम यूज करके हम बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो निकाय है, उनकी विद्युत बल रेखाएं बनाना चाहते हैं। क्या उनके डायग्राम होंगे, आइए उसको जानते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि एक विद्युत द्विध्रुव होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं। दोनों आवेश समान प्रकृति, समान मात्रा के होते हैं, पर प्रकृति दोनों की क्या होती है, विपरीत होती है। प्रकृति विपरीत है, इसका मतलब एक धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित है, और दोनों पर आवेश की मात्रा क्या है, अत्यल्प है। और प्यारे दोस्तों, हमने वहां पर एक पॉइंट और लिखा था कि दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अत्यल्प होनी चाहिए। जैसे उदाहरण H2O, NaCl, HCl, बहुत सारे द्विध्रुव अणु होते हैं और सभी के अंदर क्या होते हैं, सभी के अंदर अत्यल्प दूरी होती है, आयनों के बीच की दूरी। तो हम यहां पर एक द्विध्रुव लिख रहा हूं, द्विध्रुव की निकाय की बल रेखाएं ऐसा एक प्लस आवेश माइनस आवेश, दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प। हमने क्या कहा था, प्लस से निकलती हैं, प्लस से निकलती हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देखो चेंजेस क्या आएगा, निकलती तो है, इधर वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, उधर वाला कॉन्सेप्ट तो ठीक है, पर प्लस से निकलकर कहां जाती है, अनंत पर जाती है। अनंत से निकलकर कहां पर जाती है, माइनस पे। कहने का मतलब प्लस से निकलेंगी और माइनस पे खत्म हो जाएंगी, माइनस से वापस नहीं आएंगी। इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखना। प्लस से अनंत पे, अनंत से माइनस पे, यानी प्लस से माइनस पे, माइनस से वापस प्लस पे नहीं लाओगे इसको। अब क्या होगा, प्लस से निकलेंगी, अब ये इधर मुड़ जाएंगी, ये जाना चाह रही थी इधर, ये आना चाह रही थी इधर, ये बैंड होके इधर चलेगी। समझ गए ना, ऐसे ही ये जाना चाह रही थी इधर, पर ये इसको क्या करेगा, माइनस आकर्षित कर लेगा, ये इधर चले जाएंगे, ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ऐसे मुड़ना चाहेंगी, ये ऐसे मुड़ना चाहेंगी, ये ऐसे मुड़ना चाहेंगी, ये ऐसे मुड़ना चाहेंगी। यहां अनंत से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, ये प्लस से आ रही हैं, प्लस से आ रही हैं,
ये अनंत पे जा रही हैं, अनंत पे जा रही हैं। बना लो, ठीक है। एक द्विध्रुव निकाय है, उसके कारण जो विद्युत बल रेखाएं वो इस प्रकार बनेंगी। दूसरा है समान प्रकृति के आवेश, प्रकृति के दो आवेशों का निकाय। जैसे धनावेश धनावेश, ठीक है, धनावेश से बाहर निकली, इस धनावेश से इधर निकली, इस धनावेश से इधर आना चाह रही थी। अब देखिए, आप समझिए, आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी हो, महाभारत में तो अपने तीर जाते, एक तीर इधर से आता है, एक तीर इधर, इधर से पांडव तीर छोड़ते, इधर से कौरव तीर छोड़ते, यहाँ होते क्या हो जाते, भस्म हो जाते ना। वो सीन यहाँ पर भी होने वाला है। यहां से तीर गया इधर, यहां से तीर आया इधर, ये इसको चाहता नहीं है, इसको क्या करना चाहता है, प्रतिकर्षित, आपस में भिड़ेंगे, मुड़ेंगे, ये इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएंगे, इस तरह से। ऐसे ही अब यहां पर कोई भी बल रेखा नहीं है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र यहां पर क्या होता है, शून्य, और इसे बोलते हैं नोडल पॉइंट। इसे क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट, नोडल बिंदु, नोडल पॉइंट। जहां पर कोई भी बल रेखा नहीं होती वहां विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, समान, 0 होता है। अब देखो, समान प्रकृति के यदि दोनों ऋणावेश है तो क्या हो जाएगा, इधर भी ऋणावेश, इधर भी ऋणावेश। देखिएगा, आपसे मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, यहां पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, अत्यल्प है। सुनो गौर से, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, अत्यल्प है, क्योंकि ये क्या है, द्विध्रुव है। इनके बीच में दूरी अत्यल्प होना आवश्यक नहीं है, ये समान प्रकृति के आवेश है, दूरी अत्यल्प हो या नहीं हो, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इसमें कहां से आ रहे हैं, अनंत से, इसमें भी कहां से आ रहे हैं, अनंत से। अब यहां से अनंत से आना चाहेगी, क्या करेगा उसको, ही प्रतिकर्षित, मोड़ देगा इस तरह से। अनंत से आकर ऋणावेश पर मिलती है, यहां पर भी क्या बन गया, नोडल बिंदु, नोडल पॉइंट। ई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। समान प्रकृति के आवेश होंगे तो उनके बीच में नोडल पॉइंट बनने वाला है, जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होने वाला है। तो ये तो रहे हमारे विद्युत बल रेखाओं के डायग्राम और उनकी प्रॉपर्टीज, गुण धर्म। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाती है। यदि बल रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार हमने ये प्रॉपर्टी जानी, किस तरह से वो प्रॉपर्टी बन सकती है, यानी बल रेखाएं किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने सब में अच्छे तरीके से कर लिया। ये जरूरी नहीं आपके इसी टॉपिक तक लिमिटेड है, ये टॉपिक आगे आपको हर जगह काम आने वाला है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं हम वहां पर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके उससे जैसे
हम एक सब इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है ना, समविभव पृष्ठ बनती है। समविभव पृष्ठ ये यदि आपको आती है तो वो बहुत अच्छे से आएंगे, वहां से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से तो आता ही आता है, वहां से भी आता है, सेकंड चैप्टर में आता है, तो वहां पर भी ये टॉपिक बड़ा काम का है। तो अच्छे तरीके से जान लो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। चलो तो अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हमने जान लिया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस से निकलती हैं, माइनस पर जाकर खत्म हो जाती हैं। यदि हमारे पास एक द्विध्रुव है तो उसकी बल रेखाएं कैसी होंगी, ये भी हमने जान लिया। यदि हमारे पास समान प्रकृति के आवेश है, आपसे कोई ऐसे डायग्राम बना के बता दे कि समान प्रकृति के आवेश हैं, बताओ प्यारे दोस्तों, इनके बीच के जो मध्य बिंदु है, दोनों के आवेश की मात्रा बराबर है, और आप ये बताइए इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। घुमा के प्रश्न पूछ दे, क्या होगा बताओ, 0। आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको यदि इसकी प्रॉपर्टी आती है तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। ये इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। आजकल जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आजकल इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस ही आते हैं। आपका नॉलेज चेक किया जाता है, आपको ज्यादा तंग नहीं किया जाता, परेशान नहीं किया जाता है। आपको यदि उसकी समझ है, उस टॉपिक की समझ है, तो आप क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, वरना आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव। देखो, हमने विद्युत क्षेत्र किसके कारण पता किया था, एक बिंदु आवेश के कारण। फिर हमने पता किया किसके कारण, बहुल आवेशों के निकाय के कारण। अब हम जानने वाले हैं एक ऐसा निकाय जिसके अंदर समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से विपरीत प्रकृति के आवेश परिमाण में समान और अत्यल्प दूरी पर रखे हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने वाले हैं। अब आपको कोई बोले कि जो पानी है, पानी H2O, जल, क्या जल का खुद का एक दबदबा होता है, विद्युत क्षेत्र होता है? क्या वो परीक्षण आवेश पर बल लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। कितना लगाएगा, वो मात्रा कितनी होगी, वो अब हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव बनाते हैं। हमारे पास एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, दोनों की मात्रा क्या है, इसको भी Q बोल देता हूं, इसको भी Q बोल देता हूं। दोनों के बीच की दूरी को मैं लेता हूं 2a। 2a क्यों लेता हूं, इसके पीछे का राज क्या है वो भी हम आगे जानेंगे। एक बार आप 2a लिख लो, है ना। 2a, दो आवेश है, दोनों के बीच में एक बिंदु होगा, उसे हम क्या कहेंगे, केंद्र, जिसे आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। तो ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, और द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी a और ये भी a। यदि मैं इसको a लेता तो a/2 करता, मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या आती, मैंने इसलिए क्या ले लिया, इसको दुगुना ले लिया, इसका आधा आधा कर दिया। आसान है, इसको भी a, इसको भी a। ये इसका क्या है, द्रव्यमान केंद्र। इसके द्रव्यमान केंद्र से ये बिंदु है कोई, इसका नाम मैंने दे दिया a, और इस बिंदु की जो दूरी है वो दे रखी है स्मॉल r। डायग्राम आपको इतना बनाना है। यदि दोनों आवेशों को मिलाते हैं तो मिलाकर वो रेखा आगे बढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं अक्ष, है ना, उसे क्या कहेंगे, अक्ष। और उस अक्ष पर हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ऐसे ही आप एक दूसरा नाम और सुना होगा, जैसे पृथ्वी का एक अक्षांश रेखाएं होती है और देशांतर रेखाएं होती है। अक्षांश रेखाएं अक्षियल, है ना, एक्सिस वाली, ये अक्ष वाली है, और एक देशांतर यानी इक्विटोरियल लाइन, यहां पर भी वो इक्विटोरियल लाइन बनने वाली है, ये वाली। इसके सेंटर से लंबवत जो रेखा गुजरती है ना, ये वाली, ये कौन सी रेखा होती है, वो देशांतर रेखा, पृथ्वी के लिए देशांतर। यहां पर क्या हो जाएगा, ये निरक्ष, इसे क्या बोलते हैं, निरक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विटोरियल लाइन। ठीक है, ये एक्सिस और ये इक्विटोरियल लाइन। एक्सिस पर जो पॉइंट है उसे मैं बोल देता हूं बी। ठीक है, अभी मेरा एक्सिस इस इक्विटोरियल लाइन से कोई मतलब
नहीं है, निरक्ष से मैं अभी निकालना चाह रहा हूँ, निरक्ष बाद में करेंगे, वो दूसरा टॉपिक होगा, यानी इसी का दूसरा पार्ट होगा। पहला पार्ट क्या है, इस ए पर इस पूरे निकाय का दबदबा कितना होगा, इसका बल कितना होगा। यहां पर यदि हम एक परीक्षण आवेश रख दें तो ये दोनों मिलाकर कितना बल लगाएंगे। पहले कौन लगा रहा था, एक आवेश बल लगा रहा था, फिर हमने बहुल आवेश देखे तो बहुत सारे आवेश मिलकर, यानी बहुत सारे, एक पहले एक गली के अंदर एक कुत्ता था वो डरा रहा था, अब उसका एक झुंड आ गया, बहुत सारे कुत्ते डरा रहे, सब मिलकर बल लगा रहे। अब यहां पर कितने आ गए, यहां पर दो आ गए, एक प्लस दूसरा माइनस। अब दोनों मिलकर इसे डरा रहे, कितने बल से डरा रहे वो हम अब चेक करना चाह रहे हैं, उसका तरीका क्या होगा। देखो अब हमारा टॉपिक क्या है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, ये निरक्ष है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, निरक्ष वाला हम आगे बनाएंगे। अभी बस आपको मैं समझाना चाह रहा था, एक बार चलो इसको मिटा देता हूं जिससे आपके कंफ्यूजन नहीं रहे। निरक्ष का डायग्राम हम दोबारा बना लेंगे। अब इतना डायग्राम हो गया, बताओ इस माइनस क्यू, देखो दोनों मिलकर इस पर कितना बल लगा रहे हैं। बल का सूत्र क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे दोनों आवेशों के बीच की दूरी और ये दिशा आ जाएगी। ये आता है ना, दो आवेश दोनों का गुणनफल। यहां दो आवेश कौन कौन से, ये माइनस क्यू क्यू नोट, ऐसे ही एक दूसरा निकाय प्लस क्यू क्यू नोट। ये बल इस पर लगा रहा हूं उससे मतलब नहीं है, ये आवेश और ये आवेश दोनों मिलकर किस पर बल लगा रहे हैं, इस पर। गली के अंदर जो कुत्ते झुंड में हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, वो हमें डरा रहे हैं, वो चेक करना चाह रहे हैं हम। वो आपस में कितना भी लड़े हम, उससे कोई मतलब नहीं है। और जब वो हमें डराएंगे तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे, वो हमें डराने के लिए सारे एकता कर लेंगे। तो यहां पर ये दोनों एकता करके बैठे हुए हैं, ये दोनों इसके ऊपर बल लगाना चाह रहे हैं, वो बल चेक करना चाह रहे हैं। तो अब ये आवेश भी इस पर बल लगाएगा, ये आवेश पर भी इस पे बल लगाएगा, और उसका मान क्या होगा, यानी एक बार ये Q1 ये Q2, ये Q1 ये Q2 बनेगा ना। तो हमें उस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए बताओ। उस फॉर्मूले में हम दोनों आवेश चाहिए, यानी Q Q नोट Q Q नोट, बात क्लियर। दूसरी चीज क्या चाहिए, दोनों के बीच की दूरी। बताओ इस आवेश से इस आवेश की दूरी कितनी है, आप सभी समझदार बच्चे हो, बताओ फटाफट। यहां पर कुछ हिंट दे रखी है, उससे बताना आपको। यहां तक की दूरी कितनी है R, और यहां तक की दूरी कितनी है A, दोनों को आपस में जोड़ दे कितना हो जाएगा R प्लस A। कोई दिक्कत है क्या, बात समझने लायक है, बहुत आसान से। यहां तक की दूरी हमने R मानी थी, ये दूरी A ली थी, दोनों को आपस में जोड़ दिया, आसान। A/2 लेते तो समस्या आती ना, इसलिए 2A इसलिए लिया गया आसानी के लिए। अब बताओ इस आवेश से भी दूरी चाहिए ना इन दोनों के बीच की, ये कितनी है, यहां लिख देता हूं, माइनस क्यू आवेश की इससे दूरी कितनी है, पूरी R है, ये A है, ये कितनी हो जाएगी, R में से कितना माइनस कर दे, बताओ इसमें भी कोई दिक्कत है क्या। पूरी R थी, यहां तक के द्रव्यमान केंद्र तक की दूरी R थी, इसमें से ये इतना टुकड़ा A है उसको हटा दिया तो इतनी दूरी बच गई। इस आवेश की दूरी पहले इतनी R थी, ये A थी, दोनों को आपस में मिला दिया, R प्लस A बन गई। कोई किसी को दिक्कत नहीं है। चल अब वो फॉर्मूला लगाते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर, अब बल की बजाय में डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र लिख दूं, है ना, क्योंकि क्यू नोट का हम फिर डिवाइड करने वाले, बिंदु आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र पता ही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट लिख दो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र ई प्लस कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक चीज मैं आपको और बताऊं, वहां पर नहीं बताई थी मैंने, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लस से माइनस। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना, वहां पर लिख लेना, जहां विद्युत क्षेत्र आपने टॉपिक लिखा है ना वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा
प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर। अब इसको याद करने का तरीका बताऊं आपको, भूल जाओगे आप, है ना। तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म में क्या यूज करते हैं? पी एम यानी माइनस पी एम। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, उनका दबदबा होता है ना देश के अंदर, तो विद्युत क्षेत्र का भी दबदबा होता है पी एम, प्लस से माइनस की ओर। याद रह जाएगा ना, प्लस से माइनस की ओर। चलो, इस प्लस से ये क्यू नोट आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? ये प्लस बड़ा है, वो आवेश छोटा है, तो दिशा वो हो जाएगी। यानी मैं ऐसे लिख दूं, किधर, राइट साइड लिख दूं डायरेक्ट, या इसको आप आर कैप बोलना चाहो तो आर कैप बोल दो, बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये आर है तो इसको मैं बोल दूं आर कैप, ठीक है। माइनस के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बताओ? ई माइनस के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आपने माइनस क्यू क्यों नहीं लिया? माइनस क्यू नहीं, उसका परिमाण आ रहा है यहाँ पर, दिशा बताएगी। अब देखो दिशा किधर है? प्लस से माइनस। और परीक्षण आवेश को हमने कैसा माना है? हमने पहले बताया था, प्लस होता है, अत्यल्प होता है, प्लस से माइनस की ओर, यानी माइनस का आर कैप। अब दो बार माइनस हो जाता तो गड़बड़ हो जाती इसमें, इसलिए यहां पर क्या लिख लेना इसको, माइनस आर कैप। दोनों को एक साथ लिख दे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? यदि बहुल आवेशों का निकाय है तो क्या करोगे आप? बहुल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र कुल पता करें तो क्या करें? सबका सदिश योग। तो सबका सदिश योग कर दो, तो यहां पर तो दो ही है, तो दोनों के कारण क्या कर दो? सदिश योग कर दो, ई प्लस प्लस ई माइनस, ठीक है। दोनों लगा दो यहां पर। ई वेक्टर बराबर, हाँ भाई, एक गलती कर बैठे, आपने भी गौर नहीं किया और मैंने भी गौर नहीं किया। गलती क्या कर बैठे? ये जो दूरी है, इस प्लस क्यू आवेश वाली दूरी कितनी थी? आर प्लस ए थी, ये आर प्लस ए का स्क्वायर है। माइनस वाली कितनी थी? आर माइनस ए, ठीक है ना। ये गलती कर बैठे थे तो उसकी वजह से मिस्टेक हो जाता। अब दोनों को आप एक साथ रख दो, दोनों सदिश फॉर्म में दोनों। अब भाई एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों जोड़ेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, ये माइनस दिखा भी रहा है ना, तो एक साथ जोड़ दो, के क्यू बटे आर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ प्लस, यहाँ आर कैप है, के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का आर कैप। इस माइनस को मैं इधर ले आऊं, माइनस को यहाँ बीच में ले आते हैं तो क्या बढ़ जाएगा ये, और के क्यू कॉमन ले लो, तो एक बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस को मैंने आगे ले आया, आर कैप को बाहर ले जाऊंगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा आर कैप। अब देखो आपने ऐसे तो किया होगा, 1/2 प्लस 1/4, दोनों का लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा? दोनों को आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 में 2 का भाग लगा दो, फिर आ जाता है, उसको इससे गुणा कर दो, फिर क्या करते हो? इस 4 का इसमें भाग लगाते हो, 2 को 1 से गुणा करते हो, 2 आ जाता है, ऐसे करते हो ना। वही तरीका यहाँ पर अपनाना है, बस टर्म क्या है यहाँ पर? वेरिएबल है, चर राशि है। इस चर राशि के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। क्या करोगे? नीचे वाले जो ये हर में जो राशि है, इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, क्या बन जाएगा? देखो, के क्यू नीचे दोनों को आपस में गुणा कर दे, तो मैं इसको एक साथ लिख दूं,
आर माइनस ए का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? लघुत्तम ऐसे ले सकते हैं, दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। और गुणा करने के लिए जरूरी नहीं क्रॉस लिखा है आपने, यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये गुणा है। अब इसका इसमें भाग लगाओ, भाग लगाओ तो ये राशि तो कट जाएगी, समझ लो इसको अच्छे से। इसका इसमें भाग लगाओ, ये राशि तो कट जाएगी, ये बचेगी। इसको 1 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा, आर माइनस ए का, क्लियर है। फिर बीच में क्या लगा हुआ, माइनस। अब इस राशि का इसमें भाग लगाओ तो ये कट जाएगी, ये बचेगी। इसको इसे ऊपर वाले 1 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लघुत्तम किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लेना, सेम टू सेम तरीका वही है जो छोटी क्लास में आप करते थे। बस नीचे वाली राशियों को आपस में गुणा करो, फिर इस हर का इसमें भाग लगाओ, भाग लगने से जो राशि कट जाएगी उसके पास जो बचेगी उस बची हुई राशि को ऊपर वाले से गुणा कर देना, गुणा करके यहाँ रख देना। ऐसे ही इसमें इसका भाग लगाया, भाग लगाया, ये कट जाएगी, ये बचेगी, इसको ऊपर वाले से गुणा कर दिया, यहाँ रख दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो, बनाओ तो के क्यू। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, इसको भी शॉर्ट कर दूं मैं, a प्लस बी, स्क्वायर हटा दो एक बार, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्क्वायर को वापस लगा दो, ठीक है ना। पहले इन दोनों राशियों को गुणा कर लो, और घाते जो है, घात समान है तो आधार गुणा हो जाते हैं ना आपस में, गुणा कर दिया, ये बन गया। ठीक है, अब ऊपर वाली राशि को ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, माइनस के साथ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, क्या बन जाएगा, के क्यू। देखो ये माइनस से गुणा करेंगे, कौन कौन सी राशियां कट जाएगी, आर स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, गया ने, माइनस 2ra माइनस 2ra, ये भी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस आ जाएगा ना ये अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस नहीं होंगे यहाँ पर, -2 और -2 मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस का 4, ये जुड़ रहा है चीजें, तो ये -4ra बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की घात 2। ये रही हमारा विद्युत क्षेत्र, कहां पर, बिंदु ए पर, किसके कारण, एक द्विध्रुव निकाय के कारण। इतना है, फटाक से या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी से। ठीक है, इसको फिर आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, और कुछ कंडीशन अपने को लगानी होगी, वो कंडीशन क्या है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। चलो तो उस कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं। ई ए सदिश बराबर के क्यू, यहां पर कंडीशन देखो मैं क्या लगाना चाह रहा हूं, यहां पर लिखो स्थिति, स्थिति क्या है, यदि r का मान a से बहुत ज्यादा है, r का मान 1 से ज्यादा है, तो यदि हम r का स्क्वायर कर दें तो वो a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा, है ना। यदि कोई राशि इस राशि से बड़ी है और उसका स्क्वायर कर दें तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इधर 10 है और इधर 1 है, इधर 10 है और इधर 1 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और इधर 1 ही रहेगा, यानी 100 1 से तो बहुत बड़ा हो गया, पहले 10 गुना था अब 100 गुना हो गया। अब इस 100 के तुलना में अब 100 रुपए के सामने 1 रुपए की क्या वैल्यू है, 1 रुपए को छोड़ सकते हैं, पहले 10 रुपए के सामने 1 रुपए को नहीं छोड़ सकते थे, है ना, क्योंकि 10 में 1 मिलते 11 रुपए होते। तो यहां तो इसकी वैल्यू थी 1 ही, पर यहां स्क्वायर होते ये क्या हो गया, इसकी तुलना में क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नगण्य, इग्नोर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर को हटा सकते हो, हटा दो उसको वहां से, तो यहाँ के क्यू
-4RA के नीचे क्या है आर स्क्वायर, ए स्क्वायर को हटा दिया, इसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। क्लियर है? आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर की घात 4, तो के क्यू। ठीक है, एक आर काट दो, -4RA/आर की घात 4 आर केप। एक आर कट गया, कितने बच गए 3 के क्यू इंटू। अब यहां मैं इसका एक जुगाड़ बनाना चाहता हूं, 2 तो यहां रख लेता हूं और इस 2 को आगे ले आता हूं और माइनस भी आगे ले आता हूं। बताओ 2 × 2 4 बन गए, इस 4 के 2 टुकड़े कर लिए, 2 × 2, 2 को यहां रख दिया और बाकी 2 को आगे ले गए, माइनस को भी आगे ले गए। नीचे क्या बच गया आर की घात 3। ऐसा क्यों किया मैं आपको अभी बताने वाला हूं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव जब पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, और वो क्या था Q गुणा दोनों के बीच की दूरी, पढ़ा था ना। अब ये P बन गया, और जो P की दिशा है वो कितनी है, P की दिशा क्या होती है, P की दिशा वो लिख लो, P की जो दिशा है वहां पर ही लिख लेना, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। पीएम किन के वोटों से बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर को वोट कौन देता है? एमपी देते हैं क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। तो इसकी उल्टी दिशा होती है, माइनस से प्लस की ओर, याद रख लेना ऐसे। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसके उल्टा किसकी दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, यानी माइनस से प्लस की ओर। अब यहां माइनस से प्लस देखें, अपने वाले डायग्राम में चलो देखो आप, इधर हमने प्लस लिया था, इधर माइनस लिया था, ये दिशा हमारी आर केप है, माइनस से प्लस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का आर केप, यानी पी वेक्टर की दिशा क्या होती है माइनस की आर केप। तो यदि ऐसा है तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो गौर से समझने की कोशिश करो आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ऐसा है, ऐसी टर्म लिखी हुई है, इस पूरी टर्म को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, पी सदिश से। अब क्या यहां पर ऐसी टर्म है, यहां माइनस और चाहिए, मैं क्या करता हूं, इस माइनस को यहां न रख के क्या रख दूं, यहां रख दो। ठीक है, अब वही बन गई ना, माइनस से प्लस की ओर माइनस आर केप, और माइनस आर केप यहां पर है, तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो पी सदिश बन गया। तो यहां स्मॉल पी सदिश लिख दो, तो 2 के पी सदिश बटे आर क्यूब, ये किसके बराबर हो जाएगा, ई सदिश के बराबर हो जाएगा। क्या मैं यहां आर केप लिखूं, नहीं, आर केप ही तो है इसके अंदर, पी सदिश के अंदर, और वो भी माइनस के साथ, इसलिए माइनस वाला पूरी की पूरी ये टर्म किस में बदल गई, पी सदिश यानी द्विध्रुव आघूर्ण में बदल गई। आपसे कोई पूछे विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में जो रिलेशन है अक्ष, इसके द्विध्रुव की अक्ष पर, वो कौन सा है, तो वो ये है। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो वो ये है, ये मान है, पर द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म्स में बोले तो ये, समझ गए। तो लास्ट में यही काम में आता है ज्यादातर अपने, क्योंकि हमें पी का वैल्यू भी मालूम होता है, क्यू इंटू 2a कर लेते हैं, पी आ जाता है, के की वैल्यू मालूम होती है, आर बता देते हैं, आर की वैल्यू पुट करते हैं, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है, यानी इसकी द्विध्रुव की अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2kp वेक्टर, 2kp सदिश बटे आर क्यूब। ये रहा हमारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस पर आधारित आपको एक न्यूमेरिकल करा दूं मैं। सबसे पहला उदाहरण तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण पर करा दूं कि हमारे पास ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि HCl की बंध लंबाई
1.2 एंगस्ट्रॉम है तब द्विध्रुव आघूर्ण, तब इसके द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। कर सकते हो क्या? बहुत ही आसान सा है। बंद लंबाई से तात्पर्य क्या है? H प्लस Cl माइनस। आवेश कितना है? Q कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश हमारे पास आ गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ये इंफॉर्मेशन आपको खुद को निकालनी पड़ेगी इससे। आप ये मत सोचो कि आपको ये बहुत कुछ बता देगा, वहां पर देखो केवल बंद लंबाई लिखी हुई है। अब आपने फॉर्मूला तो पढ़ा था, P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a पढ़ा था आपने, तो दोनों के बीच की दूरी पड़ी है। तो यहां से ये 2a क्या है? तो 2a क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच की दूरी को हमने क्या लिखा है? 2a। और दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है? बंद लंबाई के। तो 2a बराबर क्या हो गया? 1.2 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख दो आप? 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ये यहां पुट कर दो, आसान सा है। क्या हो जाएगा? Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। तो A का वैल्यू कितनी है? 1.2 गुणा 10 की घात माइनस का 10। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा बताओ? 16 गुणा 12, 1.92 गुणा 10 की घात माइनस 29। आधार समान तो घातें जुड़ जाती है। 19 और 10 कितना हो गया? 29। ये किस में आ जाएगा? कुलाम इंटू मीटर। ये इसकी क्या होगी? वैल्यू आ गई। क्लियर है? ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में आपको कह दे कि इसके केंद्र से, सेंटर से आपको 3 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पर, दूरी पर, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, ऐसे लिख देना। उपरोक्त उदाहरण में उपरोक्त उदाहरण में केंद्र से चार लिख लेते हैं, चलो 4 माइक्रोमीटर केंद्र से अक्ष पर लिखना भी, केंद्र से अक्ष पर 4 माइक्रोमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। करो देगा जल्दी से। तो क्यों अपना क्या है? अपने को क्या क्या पता है? P की वैल्यू कितनी है? 1.92 गुणा 10 की घात माइनस का 29 कुलाम इंटू मीटर। हमें क्या चाहिए? E इक्वल टू, हाँ हमें R दे रखा है ने। R कितनी है? 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर। फॉर्मूला क्या है? 2 Kp बटे R क्यूब
2, के की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10⁻9, फिक्स है ये। के बराबर कितना लिया जाएगा आपको, के बराबर 9 गुणा 10 निर्वात के लिए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यहाँ रख दिया। पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.92 गुणा 10⁻29 बटे आर कितना है 4, 3 बार 4 लिख दूं और 10⁻6 डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3 पर जाएंगे तो आधार 3 समान है तो 6 बार 36 18, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओ तो ये दोनों मिलकर 27 हो जाएंगे और 27 इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। एक देखो इसके अंदर क्या क्या है 1.6 और 1.2 है तो इसको मैं 1.6 गुणा 1.2 कर लूं तो और भी आसानी हो जाएगी। 4 4 4 4 चौका 16, 4 तिया 12, 0.3 को 0.1 से गुणा करो 0.03, 0.03 को इससे गुणा कर दो 6, ये हाँ ये इसमें ले लो 10⁻4 ले लेना, 9 दूनी 18, 18 को 3 से गुणा करो 54 आ जाएंगे। 54 गुना 10⁻−2 रियर -2 ये -4, ये आ गया न्यूटन पर कूलम्ब। दिशा क्या हो जाएगी पी की दिशा में, ये पी की दिशा में हो जाएगी। दिशा पूछे तो आप देख देना पी की दिशा में। इस तरह से आंसर अपने निकाल सकते हैं। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जानने वाले हैं द्विध्रुव की जो निरक्ष होती है उस पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। यानी हमारे पास एक H2O का अणु है, HCl का अणु है, NaCl का अणु है, उसके केंद्र से आपको दूरी दे दी जाती है, आपसे उसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाता है, उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, निरक्ष पर मान क्या होगा, ये सब हम बता सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, शुक्रिया आप इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस प्यारे से टॉपिक को समझने की कोशिश की। आइए इसको हम और खंगालने की कोशिश करेंगे, इससे हम और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि हमारी दैनिक जीवन में ये कहाँ काम में आ रहा है, दोस्तों बहुत जगह काम में आने वाला है। सबसे बड़ा तो इसका उपयोग वो है कि आप फोन पर लगातार बात करते हो, आपका कान गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल होते हैं और वो एक द्विध्रुव होता है और द्विध्रुव पर आगे की क्या इंफॉर्मेशन है, वो गर्म क्यों होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा, तब हमारे वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उसको समझने की चेष्टा करें। आपके डेली लाइफ में फिजिक्स कदम कदम पर है, हर टॉपिक आपकी डेली लाइफ में काम में आने वाला है। आप उसको समझें, मज़े के साथ समझें, ज़रूर आपके ये बहुत ही काम आएगा। आप इसमें ये ना समझें कि 12th क्लास में ही आपको ये पास कराएगा, 12th क्लास के साथ साथ आपकी जो डेली लाइफ है उसको भी बहुत आसान बना देगा। इसलिए प्यारे दोस्त हम इसको अच्छे से समझने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जय हिंद, शुक्रिया।